नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, मैं रामतीर्थ भारती आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ में। साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। साथियों, इस क्लास के अंतर्गत मैंने जीएसटी के प्रकार और ये किस अधिनियम के तहत संविधान का एक अंग बना, कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, कौन कौन से अनुच्छेद हटाए गए, ये कितने प्रकार का होता है, इसके स्लैब कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में मैंने आपको यहाँ विस्तार से बताया है। और साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आएगी। तो साथियों, जो भी साथी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से छोड़ सकते हैं। तो साथियों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो साथियों, करते हैं क्लास स्टार्ट। जीएसटी। साथियों, जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कर लागू हुआ। जीएसटी कराधान में समानता लाता है और इसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है। भारत में पूरे कराधान प्रणाली में सुधार के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स को सक्रिय किया गया है। जीएसटी बिल का उद्देश्य उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता दोनों पक्षों के करदाताओं के लिए एक सरलीकृत प्रणाली की पेशकश करना है। साथियों, भारत के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के अनुसार ये सरलीकरण प्रणाली भी मुद्रास्फीति को नियंत्रण रखने में मदद करेगी। इसके अलावा जीएसटी विभिन्न राज्यों में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू विभिन्न करों में एकरूपता लाई है। वस्तुओं और सेवाओं में जीएसटी की दरों को तय करने के आधार पर जीएसटी को 5 भागों में बांटा गया है, जो जीएसटी को और अधिक सुसंगत और सरल बनाता है। जीएसटी बिक्री के अंतिम गंतव्य पर एकत्रित किया जाता है, अर्थात जीएसटी के अंतर्गत अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित किया जाएगा। साथियों, कहने का मतलब ये है कि वस्तु चाहे वह किसी भी राज्य में बन रही है, लेकिन वस्तु का जहाँ उपभोग किया जाएगा, जहाँ लास्ट बिक्री होगी वस्तु की, वहाँ पर ये एकत्रित किया जाएगा, वहाँ ये टैक्स पड़ेगा। साथियों, बात कर लेते हैं जीएसटी के भागों के बारे में या इसके पार्टों के बारे में कि ये कितने भागों में डिवाइड किया गया है। साथियों, नंबर 1 सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। नंबर 2 एसजीएसटी, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। नंबर 3 यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस टैक्स। आईजीएसटी, अंतर्राज्यीय गुड्स एंड सर्विस टैक्स। साथियों, इसका जो एक्सप्लेन है मैं आगे करूँगा। आइए देखते हैं। साथियों, जीएसटी जो है वो संविधान का 101वां संशोधन है, संविधान संशोधन है। इसके बारे में देखते हैं हम कि इसके तहत क्या क्या संशोधन हुए थे, तब हमारा जीएसटी अस्तित्व में आया था। साथियों, जीएसटी आने के पश्चात कुछ अनुच्छेदों को जो संविधान में निर्दिष्ट हैं उनको संशोधित किया गया और कुछ नए अनुच्छेद जोड़े भी गए। साथियों, नंबर 1 अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि संसद को जीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा और राज्य को एक जीएसटी लगाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 248 ये बताता है कि कौन से विधानमंडल के पास कौन से अधिकार होंगे। अनुच्छेद 246 से 248 3 सूचियों से संबंधित है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद 268 ए पहले सेवा कर प्रावधान करता था और अब यह अनुच्छेद संविधान से समाप्त कर दिया गया है। साथियों, आगे बात करेंगे हम। नंबर 4 अनुच्छेद 269। इसके तहत पहले जो अंतर्राज्यीय लेन देन होता था उस पर कर केंद्र लेता था, परंतु उसे राज्यों में बांट दिया जाता था। अनुच्छेद 269 में अब एक नया अनुच्छेद 270 आईजीएसटी का प्रावधान किया गया है।
ये अंतर्राज्यीय लेन देन पर लगता है। अब अगर वस्तु का बाहर से आयात होता है तो बस सीमा शुल्क के साथ IGST भी लगेगी। 1 जुलाई 2017 के बाद से जो भी वस्तुएं आयातित और जिस राज्य में उपभोग होंगी उस राज्य को उसके आयात पर IGST मिलेगा। इस प्रकार पहली बार राज्य को आयात में से कुछ हिस्सा मिलेगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र पर भी IGST लगेगा। नंबर 5, अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 270 के तहत जो कर केंद्र लगाता और वसूलता था उसके बाद इसे राज्यों में बांट दिया जाता था। अब साथ में GST से जो राजस्व एकत्रित होगा अर्थात CGST और IGST में केंद्र को जो आधा हिस्सा है ये कर भी विभाज्य पूल का हिस्सा बनेगा और वित्त आयोग के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों के बीच बांटा जाएगा। साथियों नंबर 6 देख लेते हैं। अनुच्छेद 271। अनुच्छेद 271 में दो बातें समाहित हैं, अधिभार और उपकर। इससे संबंधित केंद्र सरकार के पास विशेष उपाय थे। केंद्र का कर संग्रह कम होने पर केंद्र अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 270 में जो कर का प्रावधान था उन पर अधिभार या उपकर लगा सकता था। साथियों कहने का मतलब ये है कि अगर केंद्र के पास जो है कर का जो राजस्व हुआ वो कम हुआ तो केंद्र क्या करता था कि जो अधिभार था, अधिभार का मतलब होता है अतिरिक्त कर और उपकर का मतलब होता है एक कर का दूसरा पार्ट, या उसका जैसे राष्ट्रपति होता है उसके नीचे कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उसी तरह से कर के नीचे उपकर लगा देते हैं और अधिभार का मतलब होता है एक अतिरिक्त कर वो लगा देते हैं। उसका सारा पैसा केंद्र को मिलता था तथा राज्य में कोई पैसा नहीं मिलता था। साथियों पहले इसका जो पैसा था अधिभार और उपकर का वो सारा पैसा केंद्र को मिलता था और राज्य को कोई भी पैसा उससे नहीं मिलता था। लेकिन अब इससे जो भी कर राजस्व प्राप्त होगा अब वह वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार राज्य तथा केंद्र में बांट दिया जाएगा। साथियों अब अधिभार और उपकर से जो भी राजस्व की प्राप्ति होगी उसे अब केवल केंद्र सरकार नहीं रख सकती है बल्कि वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार राज्य तथा केंद्र में ये पैसा बांटा जाएगा। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 366 में एक नया खंड 12A जोड़ा गया जिसके अनुसार वस्तु एवं सेवा कर संविधान का एक भाग बना। साथियों संविधान में एक संशोधन किया गया 101वां, उसके तहत अनुच्छेद 366 में एक नया खंड 12A जोड़ा गया है। और साथियों ये 101वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत हुआ और इसके तहत अनुच्छेद 366 में एक नया खंड 12A जोड़ा गया। उसके बाद आपका जो GST है वो अस्तित्व में आया। GST से एक आधुनिक कर व्यवस्था आएगी जो पहले से अधिक सरल एवं पारदर्शी होगी। भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी या मदद करेगी। GST से सरकार, उद्योग और उपभोक्ता सभी हितधारक लाभान्वित होंगे। भारत में GST के लागू होने से उपभोक्ता को दोहरे कराधान से मुक्ति मिलेगी जिससे होने वाले लाभों के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि जो GST है इसने क्या किया कि जो अप्रत्यक्ष कर थे हमारे उनको इकट्ठा करके एक जगह रख दिया और सारे करों को समाप्त करके GST एक अकेला कर बन गया। साथियों आप ये बात ध्यान रखना कि जो GST है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। साथियों आगे बात करेंगे GST के महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, 20 लाख से अधिक की सालाना बिक्री पर GST लगता है। साथियों अगर आप 20 लाख से अधिक की बिक्री करते हैं, चाहे आपको उससे आय कितनी भी हो, चाहे आप उस आय से 100 रुपये कमाएं या 1000 रुपये कमाएं, चाहे 1 लाख रुपये कमाएं, चाहे 10 लाख रुपये कमाएं, अगर 20 लाख से अधिक की सालाना आपने बिक्री की है तो आपको GST देना पड़ेगा, GST रिटर्न करना पड़ेगा। ये कानून है। साथियों अगला देखते हैं, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य 1 रुपये का भी व्यापार करते हैं तो उस पर GST लगता है। साथियों अगर आप चाहें आपकी आय कितनी भी हो, कम हो ज़्यादा हो, वो आयकर के दायरे में आती हो या नहीं आती हो, लेकिन अगर आपने अपने राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य में 1 रुपये का भी व्यापार किया है तो आपको उस 1 रुपये पर भी टैक्स देना पड़ेगा। साथियों नंबर 3 बात कर लेते हैं, ऑनलाइन खरीदारी पर GST लगता है चाहे आप कितने रुपए का भी व्यापार करें। साथियों अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन,
स्नैपडील, किसी से भी अगर आप कोई खरीदारी करेंगे, वह खरीदारी चाहे 100 रुपये की हो, चाहे 20 रुपये की हो, चाहे 10,000 रुपये की हो, आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि जीएसटी से कुछ कर जहाँ कमे हैं उसी के आधार पर कुछ कर यहाँ बढ़ भी गए हैं। साथियों आगे बात करेंगे जीएसटी के प्रकार। साथियों मैंने पहली स्लाइड में आपको बता दिया था कि जीएसटी जो है 4 प्रकार की होती है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये किस किस प्रकार की होती है और इन्हें कौन कौन वसूलता है। साथियों सबसे पहले बात करेंगे हम सीजीएसटी की। सीजीएसटी के अंतर्गत केंद्र सरकार बिक्री पर राजस्व एकत्रित करती है। साथियों सीजीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। साथियों ये राज्य सरकार वसूलती है। अगर कहीं भी कोई बिक्री हुई तो राज्य सरकार उस पर कर लेगी। साथियों नंबर 2 बात करेंगे एसजीएसटी। एसजीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। साथियों जीएसटी के अंतर्गत राज्य सरकार बिक्री पर राजस्व एकत्रित करती है। साथियों इसके एसजीएसटी के अंतर्गत आता है कि राज्य सरकार के अंतर्गत अगर कोई बिक्री हुई, राज्य के अंदर कोई बिक्री हुई, तो उस पर जो राजस्व वसूल करेगी वो राज्य सरकार करेगी। साथियों आगे हम बात करेंगे आईजीएसटी की। साथियों आईजीएसटी के अंतर्गत भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बिक्री पर राजस्व एकत्रित करती है। साथियों अगर कहीं से कोई आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, उस पर जो कर लगता है वह आईजीएसटी के अंतर्गत आता है और इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। साथियों आगे हम बात करेंगे यूटीजीएसटी के बारे में। साथियों ये यूजीएसटी लिख गया है, आप सही कर ले, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश बिक्री पर राजस्व इकट्ठा करते हैं। साथियों जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अभी फिलहाल में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, नई दिल्ली हो गई, लक्षद्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया और तुम्हारा कि लद्दाख हो गया। ये क्या है, सब यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, वो यूटीजीएसटी के अंतर्गत आती है। साथियों बात करेंगे जीएसटी के स्लैब के बारे में। जीएसटी के स्लैब की किन किन वस्तुओं पर कितना कितना कर जीएसटी के अंतर्गत लगाया गया है। साथियों इसके जो स्लैब है वो 5 प्रकार के स्लैब हैं। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 स्लैब की, जहाँ 0% कर है, जहाँ 0% कर है, नंबर 1। साथियों इस स्लैब को हम कर मुक्त स्लैब बोलते हैं। कर मुक्त वस्तु इसके अंतर्गत आती है जिन पर कोई भी कर नहीं लगाया गया है। तो साथियों सरकार ने देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार कुछ वस्तुओं को जीएसटी कर प्रणाली से मुक्त करने का निर्णय लिया है। औसत करदाताओं के लिए रोजमर्रा जिंदगी की चीजें जैसे कि फल, सब्जियां, रोटी, नमक, आटा और अखबार को करों से छूट दी गई है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जिस होटल का शुल्क एक दिन का 1,000 से कम हो, साथ ही बचत खाता, जनधन योजना पर बैंक शुल्क को जीएसटी से मुक्त किया गया है। साथियों यहाँ वो चीज़ें हैं जहाँ जीएसटी की जो दर है, जीएसटी का जो रेट है, जीएसटी का जो रेट है वो कितना है साथियों, 0% है। यहाँ इन वस्तुओं पर कोई भी कर नहीं लगता है। साथियों आगे बात करेंगे हम स्लैब नंबर 2 की। इस स्लैब पर इस प्रकार की वस्तुओं पर जो टैक्स का रेट है, जो टैक्स की दर है वो 5% है और ये नंबर 2 स्लैब है। देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तु आती है। जीएसटी टैक्स की शुरुआत 5% टैक्स स्लैब से होती है। कहने का मतलब जो है वो ये है साथियों कि जो जीएसटी टैक्स की शुरुआत होती है वो 5% या 5% स्लैब से होती है। इससे पहले का जो स्लैब है उसमें कोई भी जो किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जा रहा है। साथियों इसमें मिल्क, पाउडर, कॉफ़ी, मछली, कोयला, खाद, आयुर्वेदिक दवाएं, इंसुलिन, काजू, अगरबत्ती, इथेनॉल, जैव ईंधन जैसे उत्पाद को 5% टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है। 5% टैक्स स्लैब में सेवाओं के अंतर्गत छोटे रेस्तरां, रेलवे, हवाई यात्रा, एसी रेस्तरां, नॉन एसी रेस्तरां और शराब परोसने वाली रेस्तरां को शामिल किया गया है। टेक वे फूड जिसमें
होटल को एक दिन का शुल्क 7,500 है, उसे भी इस स्लैब में शामिल किया गया है। साथियों, बात करेंगे इसके तीसरे नंबर स्लैब की। तीसरे नंबर स्लैब का जो टैक्स है, इसमें 12% टैक्स स्लैब बोलते हैं इसे हम। ये जीएसटी का तीसरा स्लैब है। जीएसटी का तीसरा स्लैब है और जीएसटी के तीसरे स्लैब में 12% की दर से टैक्स वसूला जाता है। साथियों, 12% जीएसटी स्लैब से मांस, मक्खन, सॉस, घी, अचार, फलों के रस, नमकीन, टूथ पाउडर, इंस्टेंट फूड मिक्स, छाता, दवा, सेलफोन, मानव निर्मित यार्ड, पेंटिंग, लकड़ी के तख्ते, फोटोग्राफ्स, केरोसिन, लोहे के बर्तन, दर्पण जैसी चीज़ें वस्तुएं शामिल हैं। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बिजनेस क्लास हवाई टिकट और ₹100 से कम मूवी टिकट पर भी लागू होता है। साथियों, इसमें क्या है कि 12% टैक्स स्लैब जो है वो इतनी सारी वस्तुओं पर लगता है जो मैंने यहाँ बताई है आपको। तो साथियों, आगे बात करेंगे अगले टैक्स स्लैब की। यहाँ जो टैक्स स्लैब है वो 4 नंबर का टैक्स स्लैब है और इस पर जो टैक्स लगता है वह 18% लगता है। साथियों, भारत में जीएसटी दर इस तरह से संरक्षित किया गया है कि जिससे थोक बंद चीज़ें 18% जीएसटी स्लैब में आते हैं। चीनी, कॉर्नफ्लेक्स, पास्ता, पेस्ट्री, केक, डिटर्जेंट, धोने और सफाई के सामान, दर्पण, कांच के बने पदार्थ, सुरक्षा कांच, चादरें, पंप प्रकाश फिटिंग, पंखे, चॉकलेट, ट्रैक्टर, सब्जियां, आइसक्रीम, टीवी जो 68 सेंटीमीटर तक वो शामिल है। कुछ अन्य चीज़ों में संगमरमर और ग्रेनाइट, पेंट, खुशबूदार स्प्रे, हेयर शेवर, लिथियम आयन बैटरी, कृत्रिम फल, हेयर कलर, हेयर ड्रायर्स, फर्श में इस्तेमाल होने वाले पत्थर, वैक्यूम क्लीनर, सैनिटरी, चमड़े के कपड़े, कलाई घड़ी, कुकर स्टोव, दूरबीन, चश्मे, तेल, पाउडर, मक्खन, वसा और डिटर्जेंट शामिल हैं। 18% सेवा क्षेत्र को समूह पर लागू होता है। होटल के अंदर स्थित रेस्तरां जो 7,500 से अधिक शुल्क वसूलते हैं। ₹100 शुल्क की मूवी टिकट, आईटी और दूरसंचार सेवाओं के साथ ब्रांडेड वस्त्र भी इसमें शामिल हैं। तो साथियों, बात करेंगे हम अभी जीएसटी के लास्ट स्लैब 5 नंबर स्लैब, जिसमें जो टैक्स का रेट है, टैक्स की जो दर है वो 28% है। 28% जीएसटी स्लैब भारत में सबसे अधिक जीएसटी दर है। ये मुख्य रूप से लग्जरी वस्तुओं के लिए आरक्षित है। पान मसाला, मशीन, पेंट, सनस्क्रीन आदि। हेयर क्लिप के साथ साथ मोबाइल और मोटरसाइकिल पर भी इस स्लैब का हिस्सा है, जो कि विवाद का एक हिस्सा भी है। साथ ही इसमें विवाद का हिस्सा ये है कि अभी जो ऑटो उद्योग है ये गुजर रहा है मंदी से। साथियों, जब किसी चीज़ पर टैक्स होगा हाई तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। साथियों, मांग का नियम क्या कहता है कि जब किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो साथियों, एक तो ऑटो उद्योग वैसे भी जो है मंदी के दौर से गुजर रहा है और वो भी रख दिया है 20% टैक्स स्लैब में। तो इससे क्या है, इसकी बिक्री पर जो असर पड़ रहा है वो विपरीत असर पड़ रहा है। इसलिए ये एक विवाद का हिस्सा है, ये एक विवाद का हिस्सा है। तो साथियों, मैं जहाँ तक समझता हूँ आप लोग जीएसटी के बारे में समझ गए होंगे। जीएसटी क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके अंतर्गत कितने स्लैब होते हैं और जीएसटी को लाने के लिए संविधान में क्या क्या संशोधन करने पड़े, ये संविधान का कौन सा संशोधन है और इनमें क्या क्या वस्तुएं शामिल होती हैं। साथियों, मैंने पूरी कोशिश की है आपको सारी चीज़ें बता दूं, फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो अप्रैल में मैं क्वेश्चन सीरीज अब लेकर आऊँगा इसकी। तो जैसे कि साथियों, नेट में तो अभी तक 2 एक आध क्वेश्चन ही पूछा गया है। शायद जहाँ तक है कि इसकी स्थापना ही पूछी जाती है, कब हुआ था। बाकी और जैसे कि जीआईसी का शायद कोई एग्ज़ाम हुआ होगा किसी स्टेट का, या फिर यूपीएससी के थ्रू अगर कोई क्वेश्चन आया है इसमें से, वो मैं आपको एनालाइज करके अप्रैल के क्वेश्चन सीरीज में शामिल कर दूंगा। और साथियों, इस टॉपिक से अगर यूजीसी नेट में क्वेश्चन आएगा तो आप 100% सॉल्व करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथियों, जो साथी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और जो नोटिफिकेशन की बेल दबाएं, ताकि जब मैं आपको
जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।